बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्यूएसओ का जो कानून शहादत ऑर्डर 1984 है, इसका आर्टिकल 18 जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि पहले भी वीडियोस में हम इस चीज़ को शेयर कर चुके हैं आपके साथ कि हमारा जो पर्पस है इस वीडियो का वो ये है कि हम हर जो आर्टिकल है उसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो सेपरेटली जो है उनको फैब्रिकेट करें या डिज़ाइन करें या उनको यहाँ पे आपके साथ शेयर करें, ताकि हम ये देख सकें कि हमारी जो तैयारी है लॉ गेट की वो अच्छे तरीके से मुमकिन हो सके। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन हो सकता है कि आपके जो लॉ गेट के पेपर हैं वो करीब हों या एग्ज़ाम जो आपको होने वाला है। तो इसमें सिर्फ़ फ़र्क ये है कि दूसरे अगर आप एमसीक्यूज़ वगैरह देखें तो उसके अंदर ये होता है कि लिस्ट ऑफ एमसीक्यूज़ होती है। बहरहाल इसमें हम जो है वो आपके साथ रेलेवेंट जो हर आर्टिकल का अलहदा से एमसीक्यूज़ जो पॉसिबल बन सकते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि यही एमसीक्यूज़ जो हैं ये इनसे मतलब होंगे, बस इनसे मिलते-जुलते आ सकते हैं, ये आप कह सकते हैं इसमें। आर्टिकल 18 जो है ये एविडेंस के बारे में, और जो आपको ब्लू राइटिंग में इस वक़्त स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। हमने जो कोशिश की है मैंने, वो ये की है कि इसी बेयर एक्ट को ईज़ी लैंग्वेज के अंदर जो है वो आपके साथ इसका कॉन्सेप्ट शेयर कर लूँ और उसके बाद उसके एमसीक्यूज़ शेयर कर लूँ। तो आर्टिकल 18 जो इस वक़्त हमारे सामने है, वो आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। ये भी एविडेंस की जो एडमिसिबिलिटी है उसके हवाले से है, और इसमें जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे और जो आपके साथ जो चीज़ शेयर करेंगे वो ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, ठीक है, evidence can be presented regarding the existence or non-existence of the fact that are in issue in the case। तो ये आर्टिकल जिस चीज़ से रिलेटेड है उसमें ये है कि हम कोई भी हकीकत ऐसी, कोई भी फैक्ट ऐसा, चाहे उसकी मौजूदगी है या गैर मौजूदगी, उसके बारे में जो केस से रिलेटेड है, जो इन इशू है, ये उसके बारे में आर्टिकल है। अब इससे क्या मुराद ली जाती है कि एडिशनली इसमें एक चीज़ जो मेंशन की गई है वो ये है कि एविडेंस कैन बी प्रोवाइडेड फॉर अदर फैक्ट्स दैट आर कंसिडर्ड रेलेवेंट एज डिक्लेयर्ड इन दी सबसीक्वेंट प्रोविजंस। तो इसमें जो एक इजाफी चीज़ है वो ये है कि जो एविडेंस है वो प्रोवाइड किया जा सकता है उन हक़ाइक़ को भी कंसिडर करने के लिए कि वो रेलेवेंट कंसिडर किए जाएँ, जो हम प्रोविज़न आने वाले आर्टिकल्स में जो हम देखेंगे, उसकी रोशनी में आपको ये चीज़ जो है वो समझ आएगी कि हम किस तरह जो है अपने जो फैक्ट इन इशू है हमारा, जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो उसके बारे में क्या डिटेल्स हैं। However, it is important to note that this article does not grant the right to give evidence of a fact that person is disentitled to prove under the current laws रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। ठीक है, तो ये भी एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप इसके अंदर कुछ ऐसे राइट्स हैं, ठीक है, वो ग्रांट नहीं किए जाते, ठीक है। तो जो कि हमारे सिविल प्रोसीजर से जो हमारा सिविल प्रोसीजर है उससे रिलेटेड है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि कुछ यहाँ इस जो सिविल प्रोसीजर के अंदर जो है कुछ ख़ास प्रोविजंस जो हैं वो दी जाती हैं जो रिस्ट्रिक्ट करती हैं एडमिसिबिलिटी ऑफ सर्टेन एविडेंस। यानी अदालत के अंदर आप कोर्ट के अंदर जो है वो ऐसे कुछ एविडेंस की देना जो है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ सकती है, जो आप ममनू कह सकते हैं उसको, कि वो चीज़ रिस्ट्रिक्टेड होती है या प्रोहिबिटेड होती है, ठीक है। दिस आर्टिकल डज नॉट ओवरराइड दोज रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, ये उन रिस्ट्रिक्शन को ये आर्टिकल ओवरराइड नहीं करता। अब इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, तो एग्जांपल से आपको समझने में मज़ीद थोड़ी-सी आसानी होगी। इसकी जो इलस्ट्रेशन है उसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि जो पहले हमारे पास एक ए ऑप्शन है कि एक ट्रायल हो रहा है और ए जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने बी को मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया है बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब।
ठीक है। क्लब कहते हैं एक डंडा-नुमा चीज़ को, जैसे अगर गोल्फ में अगर आप देखें तो स्टिक्स होती हैं जिससे वो खेलते हैं, उसको भी क्लब कहते हैं। तो क्लब कहते हैं कोई ऐसे लकड़ी का या कोई ऐसा डंडा है या कोई उसके आगे कोई चीज़ ऐसी लगी हुई है लोहे की, उसको क्लब कहते हैं। तो इसमें ये एक ट्रायल है जिसमें ए के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने बी को कत्ल किया है और क्लब से जो है उसको मारा है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ, और उसकी ये इंटेंशन थी कि उसने बी को कत्ल कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ है कि अब कौन से जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स इन इशू कहलाएंगे। तो इसमें जो फैक्ट्स इन इशू कहलाएंगे, पहली बात ये है कि ए बीटिंग बी विद द क्लब, ये एक आपका फैक्ट इन इशू है कि जो ए था वो बी को क्लब के साथ मार रहा था। पहली बात तो ये भी फैक्ट इन इशू है। दूसरा फैक्ट इन इशू क्या होगा कि ए कॉजिंग बीज डेथ थ्रू बीटिंग, कि ए ने जो बी की जो डेथ हुई है वो ए के मारने की वजह से हुई है, ये भी फैक्ट इन इशू है। और तीसरी चीज़ जो इसमें है वो ये है कि एंड एज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ, कि ए ये चाहता भी था, वो ये इंटेंड करता था, उसकी ये इंटेंशन थी कि उसने बी की मौत वाक़ई कर देनी है। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये फैक्ट इन इशू हैं। अब ये आपको समझ में आ गई होगी कि उसमें ए का बी को क्लब के साथ मारना, ठीक है, बी का ए के मारने की वजह से जो है उसका मर जाना, और ए की इंटेंशन होना कि वो बी को मार दे, उसकी मौत वाक़ई कर दे। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये फैक्ट इन इशू हैं। ठीक है। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी एक सेकंड जो इलस्ट्रेशन है वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ जिसमें रिस्ट्रिक्शन या आती है। उसमें है कि इफ़ अ प्लेंटिफ फेल्स टू ब्रिंग अ बॉन्ड विच ही रिलाइज अपॉन टू द फर्स्ट हेयरिंग ऑफ केस। ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्लेंटिफ कहते हैं जो दरख्वास्त गुजार होता है, जो अपनी दरख्वास्त जमा कराता है, दरख्वास्त लेके आता है, उसको हम प्लेंटिफ कहते हैं। तो प्लेंटिफ जो था वो एक उसने बॉन्ड लेके आना था। ठीक है। जिसके ऊपर उसने रिलाय करना था। ठीक है। उसका इन्हसार जो था वो उस डॉक्यूमेंट पे, उस बॉन्ड के ऊपर था। टू द फर्स्ट हेयरिंग ऑफ द केस, जब केस की पहली पेशी हुई तो वो बॉन्ड वो नहीं ला सका, फेल हो गया, भूल गया, या जो कुछ भी हुआ वो बहरहाल वो ला नहीं सका। अब आर्टिकल 18 जो है वो अलाउ नहीं करता कि वो उस बॉन्ड को प्रोड्यूस करे, ठीक है, या उसके कंटेंट्स को प्रूव करे एट लेटर स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स। ठीक है। अब बात यहाँ पे जो समझने वाली है वो बड़ी आसान सी है। मतलब ये चीज़ें अब एक तो खैर आसान भी होती जाएंगी आने वाले आर्टिकल्स में, और आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होती जाएंगी आने वाले आर्टिकल्स के अंदर, कि ए जो है वो उसने कोई केस किया, और अब उस केस में जब पहली पेशी हुई तो जो बॉन्ड उसने लेके आना था वो ला ही नहीं सका। ठीक है। वो उसने फर्स्ट हियरिंग ऑफ द केस के अंदर वो बॉन्ड मौजूद नहीं था। अब केस चल रहा था, ट्रायल हो रहा था, और एक वक्त पे आके उस प्लेंटिफ ने कहा कि मैं एक बॉन्ड के कंटेंट्स जो हैं वो प्रूफ करना चाहता हूँ। ठीक है। या मैं एक बॉन्ड पेश करना चाहता हूँ। तो आर्टिकल 18 उसको प्रोहिबिट करता है, मना करता है कि नहीं, अब वो उसको अलाउ नहीं करेगा कि वो लेटर स्टेज के ऊपर, यानी कि दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जो भी उसकी अपना हेयरिंग डेट है उसके ऊपर वो प्रूव करे, क्योंकि वो तो फर्स्ट टाइम वो उसने वो चीज़ जमा ही नहीं कराई हुई थी वहाँ पे। ठीक है। अब अनलेस ही कंप्लाइज, ता वक्त के कि वो कंप्लाई करे, यानी कि वो उन चीज़ों के साथ एडहियर करे, ठीक है, कि जिससे ये चीज़ें विद द कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ रिगार्डिंग द सिविल प्रोसीजर। अब इसमें वो ये कहते हैं कि पहली बात ये कि वो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी बॉन्ड उसने जो लेके आना था, जिसके ऊपर उसने रिलाय करना था, फर्स्ट हेयरिंग में वो लेके नहीं आया। जब फर्स्ट हेयरिंग में लेके नहीं आया
और बाद में उसने उस बॉन्ड को प्रोड्यूस करना चाहा तो फिर कोर्ट अलाउ नहीं करेगा उसको, और जब तक नहीं अलाउ करेगा जब तक कि वो उन कंडीशन के साथ कंप्लाई ना करे जो कि सिविल प्रोसीजर में दी गई हैं। ठीक है, तो ये जो दो एग्जांपल्स थी, दो इलस्ट्रेशन से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको निस्बतन वाज़ेह होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। इसमें जो पॉसिबल एक एमसीक्यू बन सकता है वो आपके सामने ये है कि ये पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 18 के मुताबिक जो है एविडेंस जो है, ठीक है, कैन बी गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कि जब भी हम आर्टिकल 18 की बात करते हैं तो जो एविडेंस है, ठीक है, वो किसके बारे में दिया जा सकता है। तीन ऑप्शंस हैं, क्या फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में दिया जा सकता है, या सिर्फ फैक्ट्स के बारे में दिया जा सकता है, या सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में दिया जा सकता है। तो ये आपको क्लियर है इसमें जो अभी हमने आपके साथ शेयर किया कि जनाब इसमें हम आंसर ए लिखेंगे कि एविडेंस फैक्ट्स इन इशू के बारे में भी और रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में भी जो है वो दिया जा सकता है। ठीक है, एमसीक्यू 2 जो है इसके बारे में एक पॉसिबल ये हो सकता है कि वो ये पूछ सकते हैं इसमें आर्टिकल में कि बताइए कि आर्टिकल 18 के मुताबिक, ठीक है, जो एविडेंस के हवाले से ये बात हो रही है कि पर्सन को डिस इंटाइटल्ड टू प्रूव अंडर द लॉ रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन को एक दफ़ा रीड आउट करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे। व्हाट डज आर्टिकल 18 स्टेट अबाउट द एविडेंस दैट अ पर्सन इज डिस इंटाइटल्ड टू प्रूव अंडर द लॉ रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। ठीक है, ये जो एमसीक्यूज होते हैं ना, इनकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा वो इसको ऐसे ट्विस्ट करते हैं कि वो ये जान सकें कि जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है वो वाकई उस चीज़ को समझता है कि नहीं समझता। तो आप इसकी लैंग्वेज से ये समझ लें कि ये जो एमसीक्यू की लैंग्वेज है वो ये कह रही है कि आर्टिकल 18 के तहत वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि पर्सन को डिसएंटाइटल कर दे कि वो नहीं दे सकता एविडेंस। ठीक है, तो नीचे जो तीन ऑप्शंस हैं उसमें है कि इट अलाउज द पर्सन टू प्रेजेंट सच एविडेंस, कि वो इजाज़त देता है कि वो एविडेंस को करे, या इट डज नॉट इनेबल पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ सच, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। तो इसमें अभी हमने थोड़ी देर पहले जो अभी बॉन्ड वाला इलिस्ट्रेशन हमने देखी थी कि अगर उसने फर्स्ट हियरिंग में कोई चीज़ उसने पेश ही नहीं की तो बाद में वो आर्टिकल 18 के तहत अलाउ नहीं करता कोर्ट कि वो उस चीज़ को प्रेजेंट करे, अनलेस के जो वो एडहियर करे, कंप्लाई करे उनके साथ, या जो सिविल प्रोसीजर के अंदर जो दिए गए हैं तरीक़ेकार उसके मुताबिक जो है, अनटिल के वो उनके साथ ना एडहियर करे तब तक कोर्ट अलाउ नहीं करती। एक एमसीक्यू 3 जनाब इसका हम देख लेते हैं। इसके अंदर ये चीज़ है कि जो इन द प्रोवाइडेड इलस्ट्रेशन बी व्हाट डज आर्टिकल 18 रिस्ट्रिक्ट द प्लेंटिफ फ्रॉम डूइंग। तो ये जो अभी हमने बॉन्ड वाला किया था कि ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं कि वो कौन सा, आप जो इलस्ट्रेशन इसमें बी दी गई है उसमें आर्टिकल 18 किस प्लेंटिफ को किस चीज़ से रोक रहा है। तो प्लेंटिफ को वो किस चीज़ से रोक रहा है कि प्रोड्यूसिंग अ बॉन्ड एट अ लेटर स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, कि वो किसी लेटर स्टेज के प्रोसीडिंग के ऊपर बॉन्ड को जो है वो प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आर्टिकल 18 जो है वो आपके लिए इजी हो चुका होगा या आपको इजी लगा होगा। आगे आर्टिकल 19 है, ये जो ब्लू आपको नज़र आ रही है ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, ये आप स्क्रीन को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्टली जो है हम इसके ऊपर जो है वो आ जाते हैं कि इस वक्त आर्टिकल 19 जो है उसकी हमने जो इजी एक वर्जन बनाया है आपके समझने के लिए, वो क्या है। तो आर्टिकल 19 जो है सॉरी जी, आर्टिकल 19 जो है QSO 1984, ठीक है, डील्स विद द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स दैट आर not directly in issue but are connected to the fact in issue and form a part of the same transaction. According to this article, such connected facts are considered relevant regardless of whether they occurred at the time and place or at different times and places. ठीक है, बस ये चार लाइनें जो हैं इसके अंदर ही आप ये समझ लें कि हमने सारी चीज़ को कवर करने की कोशिश की है कि
हम बात कर रहे हैं रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के हवाले से आर्टिकल 19 के अंदर, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि ये जो फैक्ट्स हैं, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात आ रही है कि दैट आर नॉट डायरेक्टली इन इशू, ठीक है, कि वो बराह रास्त तो जो फैक्ट इन इशू है उसके साथ तो वो रिलेटेड नहीं है, बट आर कनेक्टेड टू द फैक्ट इन इशू, लेकिन वो फैक्ट इन इशू से इस तरह कनेक्ट हुए हुए हैं कि अगर उनको मिला के देखा जाए तो वो एक ही ट्रांजैक्शन बनती है, ठीक है। और वो जो कनेक्टेड फैक्ट्स हैं वो रेलेवेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसी वक्त हुए थे, उसी जगह पे हुए थे, या किसी मुख्तलिफ वक्त में हुए थे और किसी मुख्तलिफ जगहों पे हुए थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल, मैं आपको थोड़ा सा इसकी मतलब इजी समरी जो है आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि आर्टिकल 19 ये कहता है कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, यानी उन फैक्ट्स की रेलेवेंसी क्या होगी जो कि डायरेक्टली तो इन इशू नहीं है, लेकिन वो कनेक्टेड इस तरह है एक दूसरे के साथ कि अगर उनको मिला के देखा जाए तो वो एक ही ट्रांजैक्शन का हिस्सा लगते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वो जो फैक्ट्स हैं इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि क्या वो उसी जगह पर उसी वक्त पे हुए थे या मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ औकात में हुए थे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आर्टिकल 19, अब जो इलस्ट्रेशन है इसकी उससे ज़रा मज़ीद इसमें आसानी हो जाएगी। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें है जी कि इन अ केस वेयर A is accused of murdering B by beating him, any statement or action made by A, B or bystanders at the time of beating or shortly before or after it, which are part of the same transaction, are the relevant facts. ये हमें इलस्ट्रेशन ये बता रही है कि जहाँ पर ए के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने बी को मार कर मर्डर कर दिया है, उसका कत्ल कर दिया है, तो कोई भी स्टेटमेंट, पहली बात, दूसरी बात, और एक्शन, ठीक है, यानी कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी एक्शन जो ए ने किया, बी ने किया, बाय स्टैंडर्ड्स एट द टाइम, यानी कि जो इर्द गिर्द के उस वक्त लोग थे, ऑफ बीटिंग शॉर्टली बिफोर और आफ्टर इट, यानी उससे कुछ देर पहले और उसके कुछ देर के बाद, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है, दे आर रेलेवेंट फैक्ट्स। अब इसमें क्या मिसाल हो सकती है कि ए और बी जो थे वो किसी जगह खड़े थे, उनकी तल्ख कलामी हो गई, किसी मार्केट में थे, बाज़ार में थे, उन्होंने एक दूसरे के साथ कोई जो था तल्ख कलामी की, उसके नतीजे में जो था वो ए ने कोई ऐसी चीज़ उठा ली कि जिसकी वजह से उसने बी को मर्डर कर दिया। अब ए की जो पहले बी से बातचीत हो रही है, जो इर्द-गिर्द के लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे, जो वो एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं, ए ने बी को कोई इशारा किया, बी ने ए को कोई इशारा किया, या बी का उसके बाद वहाँ से भागना या कुछ करना, ये अब अगर इनको मिला के देखा जाए तो ये सारे ही, हम इन सारों को रेलेवेंट फैक्ट्स कहेंगे कि ये सारे जो थे रेलेवेंट फैक्ट्स थे, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगी होगी। बी पार्ट इसका है कि अगर ए के ऊपर कोई इस तरह का इल्ज़ाम है कि उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई जो वॉर है उसके अंदर उसने कोई हिस्सा लेने की कोशिश की है, तो अब आर्म्ड इंसरेक्शन, अब यहाँ पर ये है कि कोई प्रॉपर्टी, ट्रूप्स से मुराद जो ये फौजी जो होते हैं उनको ट्रूप्स कहते हैं, उनको अटैक किया, ठीक है, कोई गोल्स आर ब्रोकन ओपन, ठीक है, द अक्रंस ऑफ दीज फैक्ट्स इज रेलेवेंट। अब ये चीज़ जो है कि उसने कोई एक ऐसा हिस्सा लिया किसी एक मुसल्लह जद्दोजहद के अंदर जिसकी वजह से कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई या कोई ट्रूप्स को अटैक हुआ या इस तरह की और कोई चीज़ हुई, ठीक है। तो अब अगर इन सारे जो झगड़ा फसाद था, अगर वहाँ पे ए मौजूद नहीं भी था, इवन इफ ए वाज नॉट प्रेजेंट एट ऑल ऑफ देम, ठीक है, फिर भी वो एक ही ट्रांजैक्शन का हिस्सा और रेलेवेंट फैक्ट है, ठीक है। तो ये भी उसके अंदर इसकी इलस्ट्रेशन जो है वो बी है। उसके बाद हम इसका सी देख लेते हैं कि इन केस वेयर ए सूज बी फॉर लायबल contained in a letter
that is the part of correspondence, the letters exchanged between parties relating to the subject matter of the libel and forming the part of the same correspondence are relevant facts even if they do not contain the libel itself. अब इसके अंदर ये है कि लाइबल आपको पता है एक सिलेंडर होता है एक लाइबल होता है। तो अब लाइबल में ये है कि तहरीरी तौर पे किसी ने को ख़त किताबत किसी के साथ ए और बी के ए ने जो था वो बी के ऊपर कोई सू किया कि इसने लाइबल किया है। अब वो जो लाइबल है वो कोई खतूत हैं जो दोनों के दरमियान में दोनों पार्टीज़ के दरमियान में एक्सचेंज हुए सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो था वो उसमें तो वो उस कॉरस्पॉन्डेंस का जो पार्ट बना रहे हैं वो रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे। हालांकि हो सकता है कुछ ऐसे खतूत हों कि जिसमें लाइबल हो ही ना, यानी कि कुछ ऐसे होंगे जिनमें होगा कुछ ऐसे होंगे जिसमें नहीं भी होगा, लेकिन वो तमाम खतूत जो हैं वो रेलेवेंट फैक्ट्स कहलाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। डी में ये कहता है कि इफ़ द क्वेश्चन एट हैंड is whether certain goods ordered from B were delivered to A and the goods were delivered to several intermediate person in succession, each delivery becomes a relevant fact। लिहाजा कब A ने यहाँ पे है कि अगर कोई चीज़ को ख़रीदो फरोख्त हुई है और जो A को जो है वो चीज़ पहुँची और बीच में मुख्तलिफ लोग थे जो शामिल थे, हो सकता है किसी ने किसी को राइडर को दिया, राइडर ने आगे किसी को दिया, वो करते कराते वहाँ तक पहुँचा। तो वो जितने भी बीच में जो इंटरमीडिएट पर्सन्स हैं वो सारे जो होंगे हम उनको रेलेवेंट फैक्ट कहेंगे। जो एमसीक्यू इसमें बन सकता है वो इस तरह का बन सकता है कि वो आपसे ये पूछ लें कि आप बताएं कि जब कोई भी जो फैक्ट है वो डायरेक्टली इन इशू नहीं है तो वो कैसे रेलेवेंट फैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसका जो नीचे ऑप्शन है उसमें आंसर सी है कि वो तब बन जाएगा व्हेन दे आर कनेक्टेड टू द फैक्ट एंड इशू एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, कि जब वो एक ही ट्रांजैक्शन का हिस्सा होंगे और आगे पीछे जुड़े हुए होंगे तो वो रेलेवेंट फैक्ट कहलाएगा। दूसरा एक एमसीक्यू ये बन सकता है कि इलिस्ट्रेशन में जो आपको आर्टिकल इसमें दी गई है कि व्हाट मेक्स द मेंशन फैक्ट्स रेलेवेंट, they are directly in issue, they occurred at the same time and place, they are connected to the fact in issue and form the same uh, form part of the same transaction। तो ये भी वही सेम आंसर होगा कि दे आर कनेक्टेड टू फैक्ट इन इशू एंड फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। इसके बाद अगर आप देखें तो आपके साथ एक और सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है कि जो इलिस्ट्रेशन दी गई है बताइए कि व्हाट मेक्स द लेटर एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज रेलेवेंट इवन इफ दे डू नॉट कंटेन द लायबल इटसेल्फ। तो बात ये है कि चाहे उनमें लायबल ना भी मौजूद हो तो भी इसका आंसर ए है कि दे आर पार्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डेंस। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। इसके बाद हमारा जो है आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 20 जो है वो ये कहता है कि हम इस वक्त जो ब्लू आपको दिखाई दे रहा है ये सारी बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। ये हमने नीचे ब्लैक में जो है ये थोड़ा सा इसको इजी करके लिखने की कोशिश की है। इसमें ये कहता है कि ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 20, ठीक है, ये डिस्कस क्या करता है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट दैट आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट, ठीक है, ऑफ अदर रेलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू। यानी ये किसके बारे में बातचीत हो रही है इस वक्त कि ये आर्टिकल बात कर रहा है किसी ओकेजन, किसी कॉज या इफेक्ट पे, ठीक है, बारे में, ऑफ अदर रेलेवेंट फैक्ट्स, यानी किसी और हम अदर रेलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू, ठीक है, या तो वो रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे या फैक्ट इन इशू होगा। अब ये जो दीज फैक्ट्स हैं दे वेदर दे आर इमीडिएट और अदरवाइज, ठीक है, फौरी भी हो सकते हैं उसके अलावा भी हो सकते हैं, उनको भी हम रेलेवेंट ही मानेंगे, ठीक है, इस आर्टिकल के तहत। अब इसकी इलिस्ट्रेशन अगर पढ़ लें तो उससे ज़रा थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बातचीत ये हो रही है इस इलिस्ट्रेशन में जिस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने है कि इन अ केस वेयर द क्वेश्चन इज ए रॉब्ड बी, ठीक है, ए ने जो था वो बी को लूट लिया। ये अब हमारा एक सवाल है, ए ने बी को लूट लिया तो कौन से जो फैक्ट्स हैं वो रेलेवेंट हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि बी गोइंग टू फेयर शॉर्टली बिफोर रॉबरी, यानी बी जो था जो लुट गया था,
ठीक है ना, ए रॉब्ड बी, यानी ए ने बी को लूट लिया था। तो बात ये है कि एक रेलेवेंट फैक्ट जो है वो क्या है कि उससे पहले की क्या बात हो रही है कि बी जो है वो किसी मेले पे जा रहा था। फेयर का मतलब है मेला, तो गोइंग टू फेयर शॉर्टली बिफोर द रॉबरी, यानी कि वो लुटने से कुछ देर पहले एक मेले पे जा रहा था, रॉबरी होने से पहले, ठीक है, विद मनी इन हिज पोजेशन, और उसके पास रकम भी मौजूद थी। एंड बी शोइंग और मेंशनिंग द फैक्ट, ठीक है, और बी ने ये चीज जाहिर की या इसको बताया कि उसके पास पैसे मौजूद हैं, मनी मौजूद है, किसी थर्ड पर्सन को उसने ये चीज बता दी, तो ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट बन गया। ठीक है, तो ये हालांकि उससे डायरेक्टली नहीं, लेकिन बहरहाल ये एक रेलेवेंट फैक्ट है। ठीक है, कि उसने अगर बी ये कहे कि हाँ जी मुझे लूट लिया, तो कहे देखें जी मैंने फलां बंदा था, मैं मेले पे गया, वहाँ मेरी फलां से जाने से पहले मुलाकात हुई, मैंने उसको पैसे दिखाए और फिर मैं मेले में चला गया, वहाँ मैं मुझे लूट लिया गया। और तो इसका मतलब है कि वो जो उसका वहाँ पर मेले पे थोड़ी देर पहले वहाँ पे जाना, उसके पास पैसों का मौजूदगी का होना, उसका किसी को दिखाना या किसी से बात करना, ये सारे रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। बी केस में क्या हो सकता है कि वेदर ए मर्डर्ड बी, मार्क ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रगल एट और नियर द प्लेस वेयर द मर्डर वाज कमिटेड आर द रेलेवेंट फैक्ट्स। कि जहां अब यहाँ पे ए जो था उसने बी को मर्डर कर दिया, तो वहाँ जो ज़मीन के ऊपर या इर्द गिर्द की जगहों के ऊपर जो निशानात वगैरह या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे। फिर इसमें ये है कि वेयर के अगर क्वेश्चन ये है कि ए ने बी को जहर दे दिया, तो फिर बी की जो हेल्थ थी वो बिफोर द symptoms attributed to poison and habits of B known to A which provided an opportunity for administration of poison are the relevant facts। यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है इस पॉइंट के अंदर या इस इलिस्ट्रेशन के अंदर कि पहली बात ये है कि ए ने बी को जहर दे दिया। अब बात ये है कि जो बी की सेहत है, ठीक है, वो उस जहर देने से पहले उसकी जो सेहत है वो कैसी थी, ठीक है, और बी जो है उसकी कौन सी ऐसी आदत थी जो ए को मालूम थी, ठीक है, जिन्होंने ए को ये अपॉर्चुनिटी मुहैया की कि वो बी को पॉइजन एडमिनिस्टर कर सके। यानी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन का मतलब है, एडमिनिस्टर का मतलब है कि वो उस चीज़ को प्लान कर सके, दे सके, उसके बारे में मंसूबाबंदी कर सके। तो ये भी रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे कि ए का ये मालूम होना कि बी को फलां चीज़ जो है वो बड़ी पसंद थी और उसने उसके अंदर उसको मतलब उस जहर देने से पहले जो उसकी सेहत थी उसके हालात का क्या था, जब चूंकि वो एक चीज़ का बड़ा शौकीन था और ये बात जो थी ये ए को मालूम थी कि बी किस चीज़ का शौकीन है, तो उसने उसके ज़रिए जो था उसने बी को जो था जहर दे दिया। तो ये रेलेवेंट फैक्ट्स कहलाएंगे। इसमें आपसे सवाल इस तरह पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं आर्टिकल 20 के तहत को जिनको हम रेलेवेंट कहते हैं। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि फैक्ट्स दैट आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, ठीक है, क्या उस मौके पे क्या हुआ, वजह क्या थी और उसका नतीजा क्या निकला, ये सारी चीज़ें फैक्ट एंड इशू, ठीक है, ये सब हम इनको रेलेवेंट कहेंगे। दूसरा एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि जो इलिस्ट्रेशन आपको बताई गई है उसमें क्या चीज़ जो है इन प्रोवाइडेड इलिस्ट्रेशन जो इसमें आर्टिकल 20 में है, व्हाट मेक्स द मेंशन्ड फैक्ट्स रेलेवेंट, कि कौन से ऐसे फैक्ट्स मेंशन किए गए हैं जो कि रेलेवेंट हैं। तो उसमें ऑब्वियसली ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ये जो हैं ये रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। ये बड़ा इजी है, इसमें से ये एक बन सकता था एमसीक्यू। इसके बाद है जी जो एमसीक्यू 3 है, इसमें ये सवाल इस तरह बन सकता है कि इलिस्ट्रेशन जो सी है, what makes the state of bees health before the symptoms attributed to poison and bees known habits relevant। तो ऑब्वियसली बी की सेहत का कैसा होना और उसका आदात का किसी और को इल्म होना, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये रेलेवेंट हैं। तो इसका आंसर सी होगा कि दे प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन, कि उसने फिर अगले को ये मौका फराहम किया कि वो उसको जहर दे सके। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ नई चीज़ सीखी होगी।
कोई आपका क्वेश्चन या कमेंट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में जो है हम इससे अगले आर्टिकल जो हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे। अब तक का आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना, अपने गिरदोनवाक और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।